I think you know very well. If there will be no friction, you cannot move from one place to another place. You will slip. तो आप ये तो कह नहीं सकते कि force that oppose the motion. I hope it is clear to you. ये बात आप नहीं बोल सकते. Anyone who will give me the definition, exact definition of friction. देखो आप बोलेंगे friction opposes the relative motion at the point of contact or intention of motion. मैं रिपीट कर रहा हूँ. जब भी आपकी फ्रिक्शन की डेफिनेशन या न्यूमेरिकल में फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखोगे तो आपको क्या देखना है. फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हिच अपोज द रिलेटिव मोशन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और फ्रिक्शन अपोज द इंटेंशन ऑफ मोशन. मोशन हो नहीं रहा है लेकिन आपको फील करना होगा न्यूमेरिकल में मोशन का कुछ ना कुछ इंटेंशन होगा, उसको भी अपोज करता है. दैट इज द फ्रिक्शन. अब आपको फ्रिक्शन की डेफिनेशन ध्यान रहेगी. अभी हम इसको एक बार इलैबोरेट करेंगे थोड़ा सा. अभी हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं. तो आई होप आप लोग अभी कभी नहीं बोलोगे ना फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हिच अपोज द मोशन. इज इट ओके टू एवरीबॉडी? यस सर. उसके बाद आता है सवाल वेयर फ्रिक्शन एक्ट. फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सी होती है? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट. एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अलोंग टेंजेंट. आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखोगे फिर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे. दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स. तो आपको मैंने फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन बता दी है. अब आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालो? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. तो हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालें? देखो पहला सवाल, देयर इज अ ब्लॉक व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द रफ सरफेस. ऑफ कोर्स रफ सरफेस पर होते ही फ्रिक्शन पता लगेगा. यू अप्लाई फोर्स F. आपको बताना डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक. ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स राइट में लगेगा या लेफ्ट में लगेगा? कोई भी बता सकता है मुझे? एनी वन ऑफ यू? मैंने जो पूछा सवाल आपको समझ में आ गया? फ्रिक्शन की डायरेक्शन लेफ्ट में लगेगी राइट में लगेगी ऑन द ब्लॉक, ये आपको बताना. देखो ट्रिक क्या है. सपोज यू से देयर इज अ पॉइंट जो ब्लॉक के अंदर, उसको 1 मान लो, वो ग्राउंड को 2 मान लो. हम लोग यही सोचते हैं. अब जैसे ही फोर्स लगाया है तो अब फील करो 1 पॉइंट राइट में जा रहा है लेफ्ट में जा रहा है? राइट में जा रहा है फोर्स के. तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? लेफ्ट की तरफ. और जो 2 पॉइंट है वो रिलेटिवली पीछे जा रहा है. देखो जैसे जैसे आप फोर्स लगा के आगे ब्लॉक को ले जा रहे हो तो 2 पीछे जाता जा रहा है. तो आपको मैंने क्या सिखाया? फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हिच अपोज द रिलेटिव मोशन. तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? फॉरवर्ड. आई इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा. ये बात फील हो गई क्या आपको? बोलते रहो भाई. ठीक है. फिर हमने ओके एक सिचुएशन और ले रहे हैं. देयर आर 2 ब्लॉक बोथ आर इन कांटेक्ट. आपको मुझे बताना है डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2. एनीवन? सर ब्लॉक बी में लेफ्ट और ब्लॉक ए में राइट. फिर आपको मैंने क्या कहा 1 और 2 मान लो. अभी ये ट्रिक्स यूज करो थोड़ी देर, है ना, धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन आ जाएगा तुम्हारा. 1 और 2 मान लो. अब जब फोर्स 2 पे लग रहा है तो बताओ 2 राइट में चलेगा या लेफ्ट में चलेगा? देखो 2 इधर चलेगा. 2 इधर चलेगा तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन. फ्रिक्शन इधर लग गया 2 पे. अब फर्स्ट पे आओ. जब 2 इधर जा रहा है तो फर्स्ट रिलेटिवली पीछे जा रहा है तो फर्स्ट पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे की तरफ. अभी भी किसी को डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन में दिक्कत हो मुझे पूछ लो. एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर. अच्छा अब देखो जब आप साइकिल चलाते हो और आप पेडलिंग कर रहे हो, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन बोथ द व्हील्स व्हेन यू पेडल द बाइसाइकिल?
Anyone of you can try. When you are pedaling the bicycle, front wheel और rear wheel पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सी होगी? देखो, सुनो मेरे साथ। आप जब साइकिल ड्राइव करते हो तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा आप बेसिकली फोर्स पीछे वाले व्हील पे लगा रहे हो। ये बात आपको पता चल गई क्या? तो सपोज आप इस पे 2 पॉइंट लेते हो, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। मैंने आपको अभी तक एक ही ट्रिक सिखाया है कि 2 पॉइंट ले लो, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। 1 पॉइंट साइकिल के अंदर है, 2 पॉइंट ग्राउंड पे है। अब आप पेडल कर रहे हो, तो मुझे बताओ फील करके कि जब पेडल कर रहे हो साइकिल आगे चल रही है, 1 पॉइंट के जाने की टेंडेंसी किधर है, पीछे की तरफ या आगे की तरफ? सर आगे की। तो पीछे जाएगा ना, साइकिल अगर पीछे टर्न करी तो 1 तो पीछे जा रहा ना, आगे कहाँ जा रहा है? चेक करो। तो जब ये पॉइंट पीछे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। ये बात फील होगी क्या आपको? ओके। So can you explain again, sir? हाँ बेटा, वापस बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हेन यू जस्ट पेडल द बाइसाइकिल, आपको मुझे बताना है कि फ्रंट व्हील और रियर व्हील को फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सी है। तो देखो, आप इन सवालों को कैसे डील करोगे? सबसे पहले आप साइकिल चला रहे हो, समझ आपकी साइकिल इधर जा रही है। अब आप फील करो, आपने जो भी फोर्स लगा रहे हो, ऑफ कोर्स पेडल लगाओगे, चेन होगी, वो सब बात की कहानी से मतलब नहीं है, पर अल्टीमेटली आपका फोर्स इस वाले व्हील पे जा रहा है। ये बात आपको फील होगी क्या? बोलो। Okay, sir. अब आप व्हील के अंदर एक पॉइंट मान लो 1, ग्राउंड पे एक पॉइंट मान लो 2। अब पॉइंट 1 को फील करो, पॉइंट 1 की जाने की टेंडेंसी कहाँ होगी? पीछे की तरफ जाने की टेंडेंसी है, अगर साइकिल इस तरह से रोल हो चल रही है तो 1 पे फ्रिक्शन कहाँ लग गया? आगे की तरफ। ये बात फील होगी क्या? जब आप बाईसाइकिल चलाते हैं, मतलब पेडल करते हैं, तो 1 पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है। इज इट ओके और नॉट? यानी पीछे वाले व्हील पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है। यहाँ तक ठीक हो गया सबको? Yes, sir. अब आगे वाले व्हील को कौन चला रहा है? ये भी तो घूम रहा है। आगे वाले व्हील को कौन घुमा रहा है? फ्रिक्शन घुमा रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा स्लिप करता रहेगा यहीं कहीं। ये बहुत सी बार आपने फील भी किया होगा, जब एक्टिवा वगैरह चलाते हो, कहीं मड वगैरह आता है, आप रेस देते हो, वो टायर वहीं का वहीं स्लिप होता रहता है। किसी ने फील किया? Okay, sir. तो जब अब इस व्हील को देखो, यहाँ तुमने कोई फोर्स नहीं लगाया एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी रिवॉल्व हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे जब फ्रिक्शन ऐसे लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्सेस को घुमाएगा, तो पीछे वाले व्हील पे फ्रिक्शन आगे लगता है और आगे वाले व्हील पे फ्रिक्शन पीछे लगता है। ये बात आपको फील हो गई क्या? बोलो। Yes. अब आगे ओके। बहुत सी बार आप लोग देखो, आप पेडल नहीं करते हो, मतलब आपने साइकिल को थोड़ा पावर लग पेडलिंग करके छोड़ दिया। अब बताओ, डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द रियर व्हील एंड फ्रंट व्हील। सर दोनों में डायरेक्शन फ्रिक्शन की आगे की तरफ ही लगेगी। पीछे की तरफ लगेगी बेटा, फील करो। देखो, अब तुम पावर नहीं लगा रहे हो, फोर्स नहीं लगा रहे हो, फिर भी व्हील घूम रहा है। अगर ये व्हील घूम रहा है, ये व्हील भी आपका चल रहा है, तो कौन चला रहा होगा? फ्रिक्शन ही तो चला रहा होगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो वही कहाँ स्लिप कर देगा। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन कहाँ लग गया? पीछे की तरफ। और यहाँ पे भी फ्रिक्शन कहाँ लग गया? पीछे की तरफ। ये बात फील हो गई क्या आपको? इज इट ओके और नॉट? मैं फाइनली रिपीट कर रहा हूँ, है ना? Okay, sir. जब हम पेडल करते हैं तो दोनों व्हील पे फ्रिक्शन अपोजिट लगता है, और जब आप पेडल नहीं करते हो तो दोनों व्हील पे फ्रिक्शन सेम डायरेक्शन लगता है। ये बात आपको माइंड में फिट हो गई तो मुझे बताओ, फिट हो गई? इज इट ओके? चलो अब आगे देखते हैं। ओके, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, कुछ भी मान लो, स्फीयर, रिंग, सिलेंडर, कुछ भी मान लो, एंड इज रोलिंग। रोलिंग मींस रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, रफ सरफेस पे ना,
जैसे मैंने शो किया, पहले पोजीशन 1 थी, अब पोजीशन 2 हो गई, ठीक है। ऐसे घूमता घूमता गोल गोल घूमता घूमता ऊपर जा रहा है। जैसे आपने बॉलिंग करने जाते हो गेम में, तो ऐसे बॉल करवाते हो, तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है। आपको मुझे बताना डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स व्हेन पोजीशन इज 2, यानी इस पे 2 पोजीशन में पहुंच गया, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? सोच के बताओ। आपको ये बताना है मुझे, जब आपकी बॉल रोल करते करते ऊपर चली गई इस जगह, तो यहाँ पे फ्रिक्शन डाउनवर्ड है, फ्रिक्शन अपवर्ड है? तो डाउनवर्ड। बेटा देखो, फील करो मेरे साथ, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को जब घूम रही है, तो इस पॉइंट के जाने की टेंडेंसी डाउनवर्ड है, ये बात फील हुई? तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द टेंडेंसी, तो टेंडेंसी अब तो फ्रिक्शन ही तो ऊपर लगेगा बेटा, ये बात फील हो रही है क्या तुम्हें? बोलो। इज इट ओके और नॉट? पर सर थोड़ी देर बाद तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा ना। देखो वो अलग चीज, अभी अभी मैंने तुम्हें डायरेक्शन दिखा रही थी, इस तरह से घूम रहा है, मैंने तुम्हें ये दिखा रहा हूँ, ऐसे घूमता घूमता जा रहा है ये। अभी मैं ये बोल रहा हूँ, तो जब ऐसे ऐसे घूमता घूमता जा रहा है, तो इस पॉइंट पे अगर ऐसे घूमने की टेंडेंसी, तो फ्रिक्शन तो ऊपर लगेगा। मतलब सर वो स्टॉप है ना। नहीं नहीं, रनिंग में है, बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा होगा। अब देखो तुम इसको क्लॉकवाइज चला रही हो, लेकिन फ्रिक्शन क्या कोशिश करा, फ्रिक्शन करा चल तो एंटी क्लॉक चल, तो अल्टीमेटली इसका जो रोटेशन स्पीड है वो भी धीरे धीरे हो गई ना। तो यहाँ पे बहुत तेज घूम रहा था, लेकिन यहाँ धीरे धीरे स्लो घूमने लग जाएगा, ये बात भी फील हुई, बिकॉज फ्रिक्शन इज अपोजिंग। ओके सर। आगे देखो। अच्छा, इसका क्या आंसर दोगे मुझे? ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और कोई बोलना चाहता है? देखो जो भी बोल रहे हैं मुझे वो अच्छे, वही बच्चे अच्छे लगते हैं सबसे ज्यादा। आप में से और कोई पार्ट लो, गलत से मत डरो, मैं बार बार एक ही कन्वे करता सर एंटी क्लॉकवाइज। हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। कोई सोच सकता है क्लॉकवाइज मोशन? देखो, समझो इस सवाल। इफ यू रिलीज एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, रिंग मान लो, सिलेंडर मान लो, स्फीयर मान लो, मतलब जो रोल कर सकता है ना, वो ऑब्जेक्ट है, and you release from the top of the inclined surface, we assume there is no friction, we assume there is no friction। अब जब फ्रिक्शन ही नहीं है, तो रोल कहाँ से होगा? डायरेक्ट स्लिप मारता हुआ नीचे आएगा ना, इट विल कम डायरेक्टली टू द ग्राउंड, नो रोलिंग। ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? ओके सर। बेटा इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूँ, आपका एक बार बेस अच्छा हो जाएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुम्हारी बैटिंग बहुत शानदार होगी, लेकिन ये सब सवाल तुम्हारे माइंड में फिट हो जाने चाहिए, तब बैटिंग कर पाओगे। तो ये पढ़ो डीप। अरे भैया फ्रिक्शन ही नहीं है, तो जब फ्रिक्शन ही नहीं है, तो तुम तो सीधे नीचे आ गए फिसलते फिसलते, जैसे बचपन में पार्क में फिसल पट्टी पे जाते थे। तुम ध्यान दो, अगर तुम्हें किसी को फील हो रहा हो तो हल्का सा, जब तुम फिसलते 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 कहीं आते थे, बाई चांस कहीं फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता तो टॉपल होने लग जाते थे हल्का सा, किसी को झटका लगता था, याद आ रहा है बचपन की बात? यस सर। तो फ्रिक्शन की वजह से तो रोल होते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम सवाल को ढंग से पढ़ेंगे। व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, नो रोलिंग, इट विल कम डायरेक्टली टू द ग्राउंड। आगे चल सकता हूँ? ओके, अब बताओ मुझे, अब फ्रिक्शन है सब, आपको मुझे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बताना है। जब आप रिलीज कर रहे हो एट दैट मोमेंट, जब आप रिलीज कर रहे हो एट दैट मोमेंट, क्या फ्रिक्शन इधर लगेगा या इधर लगेगा, टुवर्ड्स वन और टुवर्ड्स टू? वन। अब देखो, जब तुम रिलीज करते हो यहाँ पे,
जब तुम रिलीज करते हो, अभी रोलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, जब तुम रिलीज करते हो इस पॉइंट को देखो नीचे जाने की टेंडेंसी आ रही है, ये बात फील हो रही है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सी? वन। और इसी फ्रिक्शन की वजह से अभी रोटेट करने लग जाएगा, गोल गोल घूमने लग जाएगा। आपको फील हुआ क्या? Yes, sir. चलो, good. आगे देखो, डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो, आपने देखा होगा कभी कभी, और आप कर भी सकते हो, अगर आप अपने हाथ पे कोई एक पेन रखते हो और जैसे झटका देते हो पेन पीछे गिर जाता है, लेकिन कुछ सेकंड तक पेन आपके हाथ के साथ चलता है। तो सेम सवाल, एक ट्रक है जिसका एक्सेलरेशन ए है, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका कुछ भी मास है। अगर ये ब्लॉक और ट्रक दोनों एक सिस्टम की तरह चल रहे हैं तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे या पीछे? सर सिस्टम मतलब से ये अटैच्ड है सर ब्लॉक पूरा अब इस- आपने इस पे रख दिया पीछे, खाली जगह थी ट्रक में, पीछे एक आपने कंटेनर रख दिया, तो इस कंटेनर पे फ्रिक्शन इधर लगेगा या इधर लगेगा? वन पे लगेगा या टू पे लगेगा? Sir, one. वन। एक आंसर है मेरे पास वन, और कोई आंसर देगा? देखो, फील करो मेरे साथ। आई होप दिस इज द एक्सेलरेटिंग फ्रेम। ये बात आपको फील हो रही है? एक्सेलरेटिंग फ्रेम जिसमें आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ये बात फील हो रही है? बोलो बेटा। तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जब ऑब्जेक्ट लगता है तो जो सूडो फोर्स लगता है अपोजिट एक्सेलरेशन, तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। अगर केवल एक सूडो फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट गिर जाता, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहीं रुका, एक और फोर्स इधर लगना चाहिए, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। एक तो आप ऐसे फील कर सकते हो, जब F इक्वल टू एफ पी है तब तक रुका रहेगा, जैसे ही एफ पी इज ग्रेटर देन एफ होगा, बिकॉज एफ पे डिपेंड होता है एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन की तो एक लिमिट है, जैसे एफ पी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट गिर जाएगा और नीचे गिर जाएगा। कुछ कुछ फील हुआ आप लोगों को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर हम सूडो फोर्स की जगह इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट से भी समझा सकते हैं क्या, क्योंकि एक्चुअली उसकी टेंडेंसी पीछे जाने की होगी। तो आपको दो ऑब्जर्वर लेना पड़ेगा। तुम एक ऑब्जर्वर ले सकते हो ग्राउंड पे, और मैंने ऑब्जर्वर लिया है इस पे, अर्थ पे, इस पे एक्सेलरेटिंग कार पे। तो एक्सेलरेटिंग कार इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लगा है, आप यहाँ बैठ के सोचोगे तो सूडो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ओके सर। जैसे एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर फिर अगर सर आगे की तरफ मूव करेगा सर कार, तो फिर सर मास भी तो आगे की तरफ मूव करेगा ना। बेटा देखो वापिस सुनो, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले एक तरीका बताया था फ्रिक्शन का, वन और टू मार्क कर लो, ब्लॉक के अंदर वन मार्क कर दिया और इस पे बेस पे मैंने टू मार्क कर दिया, ट्रक के बेस पे। अब ये ट्रक इधर जा रही है मेरी, अब तुम फील करके बताओ मन में, ये वन जो है वो पीछे जा रहा है या आगे जा रहा सर पीछे। है? पीछे। अभी गुड, इसका मतलब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। ये बात फील हो गई क्या तुम्हें? ठीक सर। यस सर। और टू बताओ, टू आगे जा रहा है पीछे जा रहा है? सर आगे। टू आ गया। Again. टू पे सेम फ्रिक्शन पीछे लगे, ये बात भी फील हो गई। Yes, sir. अब मैंने सूडो फोर्स का क्या लॉजिक सिखाया तुम देखो, एक चीज समझो। सपोज ऐसा करते हैं, हम एक ट्रक लें, ये हमारी ट्रक है, इसमें एक सिंपल पेंडुलम है और ये ट्रक एक्सेलरेट हो रही है। सपोज देयर इज एन ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, दिस इज द इनर्शियल ऑब्जर्वर, बिकॉज दिस ऑब्जर्वर इज एट द रेस्ट और मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इनर्शियल ऑब्जर्वर के सूडो फोर्स काम करता ही नहीं है, तो ये वाला बंदा जब इसकी कैलकुलेशन करेगा तो जब बाहर से देख रहा है ये ट्रक भाग रही है इधर, तो इसको स्ट्रिंग इस तरह से दिख रही है, ये कुछ ना कुछ एंगल एक थीटा बन जाता है। तो ये क्या करता है, कैलकुलेशन कैसे करता है, यहाँ पर टेंशन टी लगा देता है, वेट एम जी लगा देता है, इस टेंशन के कंपोनेंट ले लेता है टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। और ये भाई साहब क्या कहते हैं कि जब ये ब्लॉक इधर भी चल रहा है
तो ये इक्वेशन क्या बनाते हैं, t sin थीटा इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन, ये वाली इक्वेशन लिखते हैं। क्या इस आदमी के लिए आपको इक्वेशन समझ में आ गई? बोलो। आगे तो बोलो, आगे डाउट है तो बोलो डाउट है। बोलोगे तो भी पता चलेगा, बैठे ऐसे कैसे पता चलेगा? अरे आवाज नहीं आ रही थी, क्या चक्कर है? मेरी आवाज सुन रहे हो तुम लोग? यस सर। तो आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया कि इनर्शिया ऑब्जर्वर का? तब तो बोलो, नहीं तो वापस समझाऊं। यस सर। अब मैं नॉन इनर्शिया समझा रहा हूँ। नॉन इनर्शिया मतलब एक आपका फ्रेंड है, उसको आपने अंदर बैठा दिया। अब बताओ, ये वाला तो नॉन इनर्शिया फ्रेम है क्योंकि एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आ गया। तो ये बंदा तो बोल ही नहीं सकता ना एक्सेलरेशन हो रहा है इसका। ये तो ट्रक के अंदर बैठा है, इसको तो फील जो अगर तुम दो फ्रेंड एक साथ ट्रक में बैठे हो तो तुम दोनों थोड़ा बोलोगे एक दूसरे के हम दोनों एक्सेलरेट हो रहे हैं। वो तो बाहर वाले ही बोल पाएगा तुम लोग एक्सेलरेट हो रहे हो। ये बात तो फील हो रही है ना मन में। तो ये तो बोल ही नहीं सकता ना एक्सेलरेट हो रहा है, बट अल्टीमेटली इसको टेढ़ी तो दिख ही रही है। तो आपको मैंने क्या बोलेगा, सूडो फोर्स लगाओ। सूडो फोर्स का तो मास ऑफ द बॉडी एक्सेलरेटिंग सिस्टम m into a। तो ये क्या बोलेगा, तो भाई तुम एक्सेलरेट नहीं हो रहे हो, लेकिन तुम्हारे एक तरफ फोर्स लग रहा है t sin थीटा, तो पीछे फोर्स लग रहा है m है। तो देखो सेम आंसर आ रहा है, बट कैलकुलेशन का अप्रोच डिफरेंट है। एक बार मैंने सूडो फोर्स से कैलकुलेट करी, एक बार इनर्शियल फ्रेम से कैलकुलेट करी। कुछ कुछ फील हुआ? Yes, sir. बेटा थोड़ा प्लीज, अगर तुमने, मैंने शायद पहले भी बोला होगा, एनएलएम में अगर तुमने मास्टरी कर ली तो यू विल विन द गेम। इसे जितना प्रैक्टिस करनी। और आज जो मैं सवाल लॉन्च कर रहा हूँ शाम को, सारे सवाल जो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, सारे के सारे सवाल आप लोग अच्छी तरह करेंगे, सारे लॉजिक अच्छी तरह समझोगे, पढ़ो। अब आगे देखो, आगे लेके जा रहा हूँ। ओके, एक सवाल और देता हूँ। देखो, आपने रोलर देखा है अपने क्रिकेट फील्ड में, ग्राउंड में जो पिच होती है उस पर करते हैं। आप सपोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द रोलर इज अलोंग द टू। आपने फोर्स इस साइड में लगाया है, अलोंग द टू डायरेक्शन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज टुवर्ड्स द 1, टुवर्ड्स द 3 और टुवर्ड्स द 4। देखो मैं हिंट देता हूँ। हम एक तो ये सोच सकते हैं फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, हमारा आंसर ही आता है। हम ये सोच सकते हैं अगर ये रोलर इधर चल रहा है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन, तो हमारा आंसर ये आ सकता है। या कोई बच्चा बोल सकता है हमारा 1 आ सकता है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द 1? कोई भी सोच के बताओ मुझे। तो मेरा सवाल समझ गए क्या आप लोग? Sir, 1. 1। क्यों बेटा? सही आंसर है। सर क्योंकि ये पीछे की तरफ रोटेट कर रहा है। गुड, आपने 1 और 2 मार्क कर लिया। अब जब ये घूम रहा है तो 1 को पीछे जाने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? टुवर्ड दिस। तो ये मत सोचना फ्रिक्शन ऑलवेज अप्लाई। कुछ बच्चों की आदत होती है, वो क्या करते हैं, सवाल पढ़ा, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, पीछे मार देते हैं। बॉडी इधर एक्सीलरेट हो रही है, फ्रिक्शन पीछे लगा देते हैं। भाई मैंने आपको शुरू से कन्वे कर रहा हूँ, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द इंटेंशन ऑफ मोशन और इट ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। अब तो आपको फील होगी मेरी बात कि भाई द आंसर 1 विल इज ट्रू, नॉट द 2, नॉट द 3, नॉट द 4। सबको क्लियर हो गया? आगे देखो। ओके, ये आप लोग 9th क्लास में, आई थिंक कहीं छोटी क्लास में आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो मैं आई विल नॉट टेक सो मच टाइम हियर, बट मैं जस्ट बोल दूंगा जो आपने बचपन में पढ़ा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, वन इज द ड्राई फ्रिक्शन, अनदर इज द वेट फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन क्या आप क्या पढ़ते थे? ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस, उसकी वजह से मोशन अपोज होता था। और वेट फ्रिक्शन जिसको आप फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोलते हो, आप क्या बोलते हैं, मीडियम पार्टिकल का कोलिजन होता है। जैसे आपकी कार चल रही है और आगे से हवा आ रही है, तो कंटिन्यूस कोलिजन हो रहा है मीडियम पार्टिकल आपकी कार पे, तो जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वेट फ्रिक्शन। आप दौड़ते जा रहे हो, रनिंग करते हुए जा रहे हो, आपको आगे से हवा से आपको फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज अ वेट फ्रिक्शन। तो आई थिंक सेम जो आपने 6th 7th 8th, आई डोंट नो किस क्लास में पढ़ते हैं,
आपने फ्रिक्शन 2 टाइप का पढ़ा होगा, ड्राई फ्रिक्शन एंड वेट फ्रिक्शन. ड्राई फ्रिक्शन ड्यू टू irregularities, wet friction due to continuous collision of the medium particle. I hope it is clear to everybody. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. Okay. Now there are two theory of the friction, old theory and modern theory. Old theory में आपको क्या कहते हैं? Two surface when you bring in contact, there is zigzag something like that, not perfectly smooth. There is some irregularities. When you bring them in motion, there is interlocking in the irregular surface. This interlocking is responsible for the friction. ये आपकी old theory थी. What is the modern theory? Two surface when they remain in contact, they contact like this. The point of contact is very small. When point of contact is very small, area is very small. When area is less, we all intelligent. Pressure is quite high, and due to this high pressure, there is cold welding at these points. So when we have to break the cold welding, it means there is friction is acting. I think old theory क्या है, modern theory क्या है, आपको just मुझे feel कराना था, आपको पता चल गया होगा old theory क्या होती है, modern theory क्या होती है. This is the old theory. All of you go through it. एक बार देख लो इसको. So can you explain modern theory? Modern theory again बेटा. देखो यहाँ पे. In the modern theory, what we say, the area of contact is very small. This is one surface. This is another surface. Now you know, if area is small, then the pressure is given by force upon area. अगर आपका एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया. अब यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है. वेल्डिंग तो आप जानते ही हो. तो आपको इसका मतलब क्या होगा, जब भी इसको मोशन में लेना होगा, इस सरफेस को मोशन में लेना होगा, आपको वेल्डिंग तोड़नी होगी. तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन इज एक्टिंग. अब तो फील हो गया. Yes. Okay, types of friction. Basically, here we will do static, kinetic and rolling. Just next slide दिखा देता हूँ, आपको काफी क्लियर हो जाएगा. देखो, static friction, rolling friction and kinetic friction. अब देखो, सबसे पहले static की बात कर रहा हूँ. यह चीज मैं दिखा रहा हूँ, आपको मन में फील होना चाहिए. न्यूमेरिकल पे भी आप अच्छे उठा पाओगे. आप बीच वाला सिचुएशन देखो. Object is not in motion, it is perfectly at rest. यानी friction force caused by an applied force at rest. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे. जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, या मैंने क्लियर लिखा ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो जो फ्रिक्शन लगेगा उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे. और जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, एट दैट टाइम रबिंग द सरफेस आल्सो, उसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे. तो आई थिंक ये बेसिक डेफिनेशन है काइनेटिक, स्टैटिक और रोलिंग. ये डेफिनेशन आपको लर्न रहेगी. इज इट ओके टू एवरीबॉडी? बोलो भाई. Yes, sir. So what was the difference between kinetic and static friction? But static friction will come into play when object is relatively at rest, and kinetic friction will come into play when object is in relative motion. अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत करो. ठीक है. अब देखो, चलो मैं एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ. मैंने आपको दो सिचुएशन दी है. एक सिचुएशन, एक बॉय है, स्केट्स पे किसी पे मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v. यहाँ पे स्टैटिक लगेगा, काइनेटिक लगेगा. और दूसरे में एक फ्रॉग है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि मैं कहीं नीचे स्लिप नहीं हो जाऊँ. कैन यू टेल मी कहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? कहाँ पे काइनेटिक, कहाँ पे स्टैटिक? So first case में kinetic और second case में static. गुड. ऑल ऑफ यू कीप योर माइंड. फर्स्ट केस में लगेगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन अभी मैंने बोला इट विल कम इनटू प्ले व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रिलेटिव मोशन. और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोला? व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन. ये भी रेस्ट में, ये सब भी रेस्ट में. तो जब इनको रोक रहे हैं, वो कौन सा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन? कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा. अदरवाइज ग्रेविटी का कंपोनेंट इधर लग जाएगा, mg sin थीटा. उसकी वजह से भाषा नीचे गिर जाएंगे जो फ्लो में. तो ये रुके हुए हैं, यानी ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है. वो फोर्स कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन. सो अब आपको पता चल गया वो काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलो एक चीज और पूछता हूँ. एक छोटी सी बात करता हूँ, सोच के आंसर देना है ना. जब आप ग्राउंड पे चलते हो तो आपके पाँव पे फ्रिक्शन पीछे लगता है या आगे लगता है?
सोच के आंसर देना मुझे। सर आगे। आगे जब हम चलते हैं बेटा, जो भी पार्ट ले रहे हैं अच्छी बात बोलता हूँ मैं बार बार, आई विल अप्रिशिएट यू। जब आप चलते हो एक आंसर आया फ्रिक्शन एक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सपोज आपका पाँव है, फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई ये सोचता है फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए? अच्छा, अगर आप लोग बोलते हो फ्रिक्शन आगे लगता है, फिर तो आप रुक ही नहीं सकते, फिर तो पूरी जिंदगी चलते ही रहोगे। ये बात फील हो रही है आपको? आर यू गेटिंग माय पॉइंट जो मैं आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। अब बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगता है, आगे पीछे? पीछे। अगर फ्रिक्शन पीछे, फ्रिक्शन पीछे लगता है। अगर फ्रिक्शन पीछे लगता है तो चलोगे कैसे? गिर जाओगे ना, एक कदम भी नहीं चल सकते। वहीं आपको फ्रिक्शन मतलब पकड़ लिया ग्राउंड ने आपके पाँव को, आप तो गिर गए। अरे मैं जो लॉजिक फील कराना चाह रहा हूँ तुम्हें, अगर हमने सोचा हमारे पाँव पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है, तब तो हम कभी जिंदगी में रुकने ही नहीं चाहिए, हम तो चलते ही रहेंगे फॉर एवर। और अगर हम एक तरफ सोचते हैं फ्रिक्शन हमारा पीछे लगना चाहिए, ले कहाँ से चलोगे? गिर गए। ये जो मैं फील करा रहा हूँ मन में फील हुआ क्या थोड़ा सा कि मैं क्या आपको क्या अप्रोच फील कराना चाह रहा हूँ? सर एक में आगे और एक में पीछे। गुड। अब मैं थोड़ा परेशान कर दूं तुम्हें, किस पाँव में आगे फ्रिक्शन, किस पाँव में पीछे फ्रिक्शन, और कौन सा ज्यादा कौन सा कम? सवाल समझना बेटा, तुमने कहा एक पाँव में फ्रिक्शन आगे, एक पाँव में फ्रिक्शन पीछे, किस पाँव में आगे किस पाँव में जीते पीछे, किस में ज्यादा किस में कम? अब देखो तुम्हें, देखो ये सवाल क्यों समझा रहा हूँ मैं, इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम्हें पता चल जाना चाहिए। अगर हमने केवल फ्रिक्शन किसी सिस्टम पे आगे ही लगा दिया तो ऑब्जेक्ट चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, और पीछे लगा दिया तो ऑब्जेक्ट गिर जाएगा गिर जाएगा। ये बात तुम्हारे माइंड में फिट हो जानी चाहिए। इसका मतलब अगर तुम चल रहे हो तो तुम्हारे एक पाँव में, बिल्कुल सही बोला उसने, एक पाँव में आगे लगेगा एक पाँव में पीछे लगेगा। अब मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, जब तक तुम सोचो किस पाँव में आगे लगेगा किस पाँव में पीछे एक्सक्यूज लगेगा। मी सर, हाँ, सर जब हम वॉक करते हैं तो सर एक पैर तो ग्राउंड पे रहता है और तो मीनवाइल दूसरा पैर हवा में रहता है, तो जो दूसरा पैर होता है सर उसका रिलेटिव मोशन आगे होता है तो उस पर फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए। और आगे, और किस पे कम किस पे ज्यादा? देखो अभी थोड़ी 2 मिनट रुको तुम, थोड़ी देर तुम सोचो, थोड़ा इस बात भी लिखे जाओ टॉपिक को। हाँ, एक कभी कभी आपको ये कहानी बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन कमिंग टू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सपोज एक ब्लॉक है जिसका मास है, आपने एक फोर्स अप्लाई किया, and you see when you apply the 1 Newton an object at rest, it means you agree the friction is also 1 Newton। तभी तो जो अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शन दोनों ने एक दूसरे को कवर कर दिया और ऑब्जेक्ट रेस्ट। आपने 2 न्यूटन लगाया, ऑब्जेक्ट स्टिल एट रेस्ट, इसका फ्रिक्शन भी बढ़ के 2 न्यूटन हो गया। आपने 3 न्यूटन लगाया, ऑब्जेक्ट स्टिल एट रेस्ट, इसका फ्रिक्शन 3 न्यूटन हो गया। तो जो ये फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, उसको हम कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से आपने क्या बोला? स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। अगर आपने 10 न्यूटन तक लगाओगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे 10 से ज्यादा करोगे ऑब्जेक्ट विल कम इनटू द मोशन। तो कभी कभी आपको ये लॉजिक काम में लेना पड़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग। ये बात आपको ध्यान रहेगी। इज इट ओके और नॉट? और जब ग्रेटर देन 10 न्यूटन से फोर्स ज्यादा लगाओगे, देखो मैंने राइट डायग्राम बना रखा है, तो कौन सा फ्रिक्शन काम में आने लग जाएगा न्यूमेरिकल में? काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन काम में आने लग जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। उससे पहले सवाल में कौन सा फ्रिक्शन काम में लोगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आगे देखो। अच्छा, एक ग्राफ हम प्लॉट करवाते हैं बिटवीन फोर्स एंड फ्रिक्शन। सपोज यू से एक ऑब्जेक्ट है जिस पर आप फोर्स लगाते हैं, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। अब आपको पता है जब आप साइकिल चलाते हो तो शुरू में जब गाड़ी रेस्ट पे होती है तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और जब मोशन में आती है तो आपको कम ताकत लगानी पड़ती है। ये बात आपको पता है? Yes, sir. तो
तो देखो शुरू में क्या हो रहा था, अगर अप्लाइड फोर्स 0 था तो फ्रिक्शन 0 था, अप्लाइड फोर्स 1 था तो फ्रिक्शन 1 था, अप्लाइड फोर्स 2 था फ्रिक्शन 2 था, अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जो ग्राफ बनाता हूँ, ये जो ग्राफ का पार्ट है OA, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? OA इज रिप्रेजेंटिंग द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बात आपको फील होगी क्या? बोलो सभी लोग। आवाज नहीं आ रही है मेरी? अरे भाई जल्दी बोलो, लास्ट 2-3 मिनट। ओके, अब अगर आपसे सवाल पूछूं मैं, इन दिस रीजन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल थीटा? 45 डिग्री 45 डिग्री, बिकॉज बोथ आर इक्वल। सीधी सीधी बात है। एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद आपको पता है कम फोर्स से भी काम चल जाएगा, साइकिल एक बार मोशन में आ गई, एकदम से आपका फोर्स कम कर दो लिमिटिंग के बाद में, और उसके बाद ये कांस्टेंट फ्रिक्शन होगा। इस कांस्टेंट फ्रिक्शन को मैं बोलता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो बियॉन्ड ए द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सीन टू डिक्रीज स्लाइटली, और इसको कुछ भी नाम ले लो, BC। अगर आपसे पूछो BC कर्व है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टैटिक काइनेटिक, आप क्या बोलोगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बात, ये बात आपको फील होगी क्या? वापस बोल रहा हूँ चीज, क्योंकि आपको ऐसे सवाल से काफी खेलना है, बैटिंग करनी है, इसलिए दिस ग्राफ स्टैटिक फ्रिक्शन, this graph kinetic friction, and this graph BC is parallel to the x-axis which is visible to all of you। इससे आपको एक चीज पक्का फील हो गई, kinetic friction does not change with the applied force। क्या ये बात फील होगी आपको? Yes, sir. मैं रिपीट कर रहा हूँ, static friction will change as we apply the force up to a certain limit। After that, static friction is maximum, that value is the limiting friction। But kinetic friction will remain constant, it doesn't matter whatever amount of the force you are applying। क्या ये मेरी बात आप याद रखेंगे? Yes, sir. चलो चलो एक सवाल ले लेता हूँ। Excuse me, sir. हाँ, सर स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हमेशा काइनेटिक से ज्यादा ही होगा क्या सर? वो इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं, आप लिमिटिंग बोलो, लिमिटिंग विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक। स्टैटिक तो छोटा भी हो सकता है ना, अभी ग्राफ में अपन ने देखा था, अभी ये ग्राफ और सामने आ गया। स्टैटिक तो यहाँ सब जगह स्टैटिक है, देखो अगर इस ग्राफ को तुम देख रहे हो बेटा, तो आई थिंक तुम बोलोगे ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, ये भी, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक व्हिच इज ऑलवेज लेस देन द काइनेटिक। ओके, ओके सर। अब मुझे इसका आंसर बताओ। देयर आर 4 ऑप्शन, F G H I, कौन सा सही है?